Good morning all of you. Welcome to another chemistry class of Super 100 program. तो पिछली क्लासेस में हमने सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा. आज हम थर्ड नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन. यह चैप्टर मुख्यतः जो केमिकल चेंजेस हैं यानी जो रासायनिक परिवर्तन होंगे और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी जो विद्युत ऊर्जा होगी उसके बीच में अंतर संबंध को स्थापित करता है. यानी हम यहाँ पर यह पढ़ेंगे कि हम रासायनिक ऊर्जा से किस प्रकार विद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर सकते हैं और विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एज वी कैन सी कि यहां पर हमारे पास में दो वर्ड हैं इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रो यहां पर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और रसायन का मतलब हुआ कि यह यहां पर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा. तो यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में इन दोनों के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं. विद्युत रसायन पढ़ने से पहले हमें यहां पर कुछ टर्म को समझना है. जैसे एक है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट जिसको हिंदी में विद्युत अपघटनी कहा जाता है. तो ये हमारे पास विद्युत अपघटय होगा. तो इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली होते क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ हैं या वो सब्सटेंस हैं जिनमें अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं. तो हम लिख सकते हैं सब्सटेंसेस which dissociate or ionizes on passing electric current through their solution, through their aqueous solution are called electrolyte. यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका वियोजन या उनका आयनीकरण हो सकता है उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. अब यहां पर कितना वियोजन या कितना आयोनाइजेशन हुआ है उसके आधार पर ये इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हो सकते हैं. एक है हमारे पास में यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये प्रबल है, और दूसरा हमारे पास हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो दुर्बल विद्युत अपघटय माने जाएंगे. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वो पदार्थ या वो विद्युत अपघटय जो पूर्णतः वियोजित होंगे या आयनीकृत होते हैं. यानी यहां पर अगर हम वियोजन कोटि या आयोनाइजेशन कोटि की बात करें अल्फा की तो ये होगी 1, यानी ये पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो सकते हैं. जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघटय आंशिक रूप से ही वियोजित या आयनीकृत हो सकते हैं और इनके लिए जो अल्फा का मान होता है वह 1 से कम होगा. तो अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल जैसे H2SO4, HCl इत्यादि की, तो ये प्रबल विद्युत अपघटय माने जाते हैं. इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस की जिसमें हमारे पास NaOH, KOH इत्यादि होंगे तो ये भी प्रबल विद्युत अपघटय माने जाएंगे.
इसी प्रकार से जो सॉल्ट या लवण हम बनाते हैं वे लवण भी प्रबल विद्युत अपघटय माने जाते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड इत्यादि। अगर यहां पर दुर्बल विद्युत अपघटय की बात की जाए तो हमारे पास में जो वीक एसिड है यानी जो दुर्बल अम्ल हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड यानी जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे, या हमारे पास जो वीक बेस है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, तो इनको हम यहां पर दुर्बल विद्युत अपघटय मानते हैं। अब अगर हम किसी भी विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह विद्युत का चालन करता है, यानी वहां पर एक चालकता या कंडक्टेंस हमें प्राप्त हो सकती है। अब ये जो कंडक्टेंस या चालकता है यह दो प्रकार की हो सकती है। तो वो हमारे पास है यहां पर तो यह चालन दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जिसको हम विद्युत अपघटनी चालन कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास हो सकता है मेटेलिक कंडक्टेंस, जिसको हम धात्विक चालन कह सकते हैं। तो अगर हम यहां पर पहले विद्युत अपघटन चालन को समझें तो इस केस में हम उन जलीय विलयनों को लेंगे जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर जो चालन होगा यह आयनों की गति के द्वारा होता है। जबकि अगर हम मेटेलिक या धात्विक चालन में बात करें तो यहां पे जो चालन है वह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा होता है। अगर हम यहां पर विद्युत अपघटन की बात करें तो विद्युत अपघटन में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी यहां पे पदार्थ का स्थानांतरण हो सकता है। और किस रूप में होता है? आयनों के रूप में। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम है, दैट इज 10⁻³ kg की रेंज में है। तो यहां पर किसी पदार्थ का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता है। अगर हम यहां पर ताप को बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय चालन बढ़ता है। जबकि अगर हम धात्विक चालन की बात करें तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालन घटता
इसको अगर हम समझें, अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने का मतलब ये है कि यहां पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो ज्यादा होगी, यानी ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हमें यहां पे प्राप्त होंगे। क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ेगी इसलिए वहां पर चालकता या कंडक्टेंस भी बढ़ती है। जबकि अगर हम मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो ताप बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन पर ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इसका मतलब उनमें प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होगा। और क्योंकि वहां पर प्रतिरोध अधिक उत्पन्न हुआ है इसलिए वहां पर चालन जो है वह घट जाता है। यहां पर अगर हम कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में डिस्कस करें तो हम लिख सकते हैं, जैसे अगर धात्विक चालन की बात करते हैं तो धात्विक चालन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम इत्यादि। लेकिन ध्यान रखिएगा, धात्विक के अलावा अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन यह भी विद्युत का चालन फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही करता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब ताप की वृद्धि होगी तो इनका चालन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर विद्युत अपघटनी की बात करें तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई भी एसिड H2CO3 या CH3COOH, KCl, NaCl, H2SO4 इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमें यहां पे पढ़ना है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है यानी विद्युत अपघटनी है तो उसमें किस तरह से चालकता हो सकती है और कौन से कारक हैं जो उसकी चालकता को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो अगला टॉपिक है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मतलब विद्युत अपघटय विलयनों में चालकता। विद्युत अपघटय विलयनों में चालकता। तो अगर हम यहां पर कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस क्या है? किसी भी विद्युत अपघटय की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की शक्ति उसकी चालकता कहलाती है। तो अगर हम यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं चालकता की तो हम लिख सकते हैं विद्युत अपघटय की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की शक्ति। यानी हम लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको कंडक्ट भी लिख सकते हैं, आप इसको यहां पर फ्लो भी लिख सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वह
इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकता है वह क्या है, उसकी कंडक्टेंस है, या हम कह सकते हैं कि वह क्या है, उसकी चालकता होगी। जैसे अगर हम मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टेंस में हम ओम्स का नियम यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम यहां पर विद्युत अपघटय की बात करें तो यहां भी हम ओम के नियम को यूज कर सकते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो जो करंट होगा यह उस पोटेंशियल या विभवांतर के समानुपाती होता है। हमें यह भी पता है कि जो I है यह 1/R हो सकता है, या I इज इक्वल टू V/R भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम ये लिख दें भाई करंट विभवांतर के क्या हुआ, समानुपाती हुआ, और जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम अनुपाती हुआ। तो I किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू V/R, या यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। यहां पर जो V है वो क्या है, V हमारे पास है यहां पर विभवांतर यानी पोटेंशियल। अगर हम R को देखें तो R क्या है, यहां पर प्रतिरोध है या जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रकार से जो I है यह है किसी चालक में प्रवाहित धारा की शक्ति है। तो ये विद्युत धारा की शक्ति हो गई जिसको हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है, यानी अगर हम किसी चालकता की बात करें तो जो चालकता है कंडक्टेंस, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम अनुपाती है यानी उसका रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। अब जो प्रतिरोध है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसका मतलब अगर हम यहां पर कंडक्टेंस की यूनिट निकालते हैं तो यह हो जाएगा ओम इनवर्स, जिसको हम मोह भी कह सकते हैं। सो ओम इनवर्स और मोह, या इसको हम साइमन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें कभी चालकता का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और उसका जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या होगा, कंडक्टेंस के मान को बताएगा। अब हमने यह भी पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है, यानी अगर हम R की बात करें तो यह R समानुपाती होता है किसके, लेंथ यानी लंबाई के, और यह व्युत्क्रम अनुपाती होता है A यानी एरिया क्षेत्रफल के। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। यह हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रो L/A, जहां पर जो रो है यह एक कांस्टेंट है या स्थिरांक है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहेंगे, या प्रतिरोधकता। अब यदि हम यहां पर
लेंथ को कर दें 1 सेंटीमीटर और एरिया को कर दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो R है यह रो के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब चालक का प्रतिरोध कौन है? यह है विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले बेटा, तो हम लिख सकते हैं 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। देखिए जो L/A है इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक। और अगर हम इसकी इकाई को देखते हैं तो यह हमारे पास आएगा सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, अगर हम लेंथ और एरिया को मीटर में लेंगे तो। 1/r जो है यह कंडक्टेंस है यानी ये चालकता हो गया, जिसकी इकाई हमने पढ़ी ओम इनवर्स और मो और साइमन। 1/ρ यानी जो विशेष प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता। और इसको कापा से निरूपित किया जाता है। तो ये हमारे पास है कापा। तो विशिष्ट चालकता क्या हुई? कापा हुई, जिसको हम क्या लिखेंगे? 1/ρ लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर कापा के मान की बात करें तो कापा हो जाएगा कंडक्टेंस। देखिए 1/ρ को मैं क्या लिख दूं? कापा लिख दूं। तो कापा हो जाएगा मेरे पास में 1/r इंटू L/A। 1/r क्या है? यह है कंडक्टेंस यानी चालकता, और L/A क्या है? यह है सेल स्थिरांक मतलब सेल कांस्टेंट। तो हमारे पास में कापा का मान होगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अगर हम यहां पर यूनिट निकालते हैं कापा की तो कंडक्टेंस क्या हो गया? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं मो सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम एसआई सिस्टम में जाएंगे तो हम इसको लिख देंगे साइमन पर मीटर। ठीक है, एस स्टैंड फॉर साइमन। तो इसको हम इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। तो इसकी इकाई हो जाएगी सीमन पर मीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स। और ध्यान दीजिएगा, जो अगर हम किसी प्रतिरोध का मापन करते हैं तो उसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस
is by using Wheatstone ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगी वो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के बराबर होती है। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी 0.2768 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स विशिष्ट चालकता वाले चालकता सेल को 0.020 m KCl से भरने पर इसका प्रतिरोध 82.40 ओम पाया गया तथा 0.0025 m K2SO4 के साथ इसका प्रतिरोध 326.0 ओम पाया गया। K2SO4 की विशिष्ट चालकता है ठीक है। ऑप्शन मुझे दिया हुआ है 2.28 0.07 0.54 0.005। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे एक ताप हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, जिस पे जो एक कंडक्टिविटी सेल है यानी चालकता सेल है उसको हमने 0.020 m KCl से भरा और भरने पर इसका जो प्रतिरोध मुझे मिला वो कितना मिला 82.40 ओम और इस सेल की जो विशिष्ट चालकता है वो 0.2768 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। अब अगर इसी सेल में देखिए हमने सेल चेंज नहीं किया है, इसी कंडक्टिविटी सेल में हमने जब 0.0025 मोलर K2SO4 को भरा तो उसका प्रतिरोध हमें 326 ओम मिला। तो हमें यहां पर K2SO4 की विशिष्ट चालकता को ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें तो विशिष्ट चालकता यानी कापा का सूत्र होता है 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये मुझे यहां पर गिवन है 0.2768 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, यहां पर प्रतिरोध कितना मिल रहा है 82.40 इंटू सेल कांस्टेंट। तो यहां से पहले हम
सेल कांस्टेंट का मान निकालेंगे जो होगा 0.2768 गुणा 82.40, जिसका मान निकालने पर हमारे पास में आएगा 22.81 मीटर इनवर्स। तो हमने इस कंडक्टिविटी सेल यानी चालकता सेल के सेल स्थिरांक को ज्ञात किया है। अब हम यहां पर K2SO4 की विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर K2SO4 की विशिष्ट चालकता हो जाएगी 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। तो यहां पे कितना रेजिस्टेंस मुझे मिला 326 और सेल कांस्टेंट कितना है 22.81, तो ये हमारे पास आएगा 0.07 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, अगर हम चालकता सेल को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं यानी कंडक्टिविटी सेल वही है, तो आप उसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन भरेंगे उसका सेल स्थिरांक का मान उतना ही रहने वाला है, क्योंकि सेल स्थिरांक किसके ऊपर डिपेंड करता है L/A के ऊपर, यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी दूरी आपने ली है और जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं उनका क्षेत्रफल कितना हो सकता है। तो यहां हमने समझा कि हम किस प्रकार से इस सूत्र को इस्तेमाल करके स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो विशिष्ट चालकता है, या अगर हम किसी विद्युत अपघटय की चालकता की बात करें तो यह दो प्रकार की हो सकती है। पहली है हमारे पास में मोलर चालकता, मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर चालकता क्या हुई? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अगर हम एक मोल को देख रहे हैं तो उस एक मोल में जो भी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से उत्पन्न होने वाली चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। So it is the conductance due to number of ions present in 1 mole of an electrolyte। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, विलियन में 1 मोल विद्युत अपघटय को घोलने पर उत्पन्न समस्त आयनों द्वारा प्रदत्त चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू number of ions present in 1 mole of an electrolyte solution। तो 1 मोल की वजह से जो हमें चालकता मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं
कि अगर किसी विलयन में विद्युत अपघटय का 1 मोल उपस्थित है तो विशिष्ट चालकता व आयतन का गुणनफल मोलर चालकता कहलाती है। तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। मोलर चालकता को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा एम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो विशिष्ट चालकता है उसका तथा उस आयतन का मान जो किसी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है उसके गुणनफल को भी हम मोलर चालकता कह सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये कब? अगर ये हमारे पास में मोलैरिटी किस में दी हुई है? मोल पर लीटर में दी हुई है। और अगर हम यहां पर इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 सीसी हमें मिलेंगे। तो लैम्डा एम हमारे पास हुआ कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब अगर हम यहां पर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ लैम्डा या डेल्टा एम हो जाएगा। कापा की यूनिट कितनी थी हमारे पास में? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं? मोल सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमें यहां पर चालकता की इकाई मिलेगी। या इसको हम लिख सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल के रूप में भी। यहां पर हमें एक और चीज को समझना है कि अगर मैं यहां पर तनुता बढ़ाऊं, यानी अगर मैं यहां पर डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, यानी हम यहां पर तनुता को बढ़ा रहे हैं, तो तनुता बढ़ाने पर होगा क्या? ध्यान रखिएगा, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे यानी तनुता अगर बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर आप देखिए जो लैम्डा एम है वह V के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो अगर V का मान बढ़ेगा, V मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो यहां पर मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है। अब इसी तनुता का प्रभाव अगर हम यहां पर विशिष्ट चालकता पर समझें, तो विशिष्ट चालकता पे आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता का मान है यह कम होता है। क्यों कम होगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो इसलिए जो विशिष्ट चालकता है वह तनुता बढ़ाने पर कम होती है। लेकिन अगर हम यहां पर सिर्फ चालकता की बात करें तो चालकता में आप समझिए कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो कंडक्टेंस है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि तनुता बढ़ाने पर जो वियोजन की कोटि है यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है
वह बढ़ता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, इसलिए चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, डाइल्यूशन बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है वह कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि प्रति इकाई जो आयतन में आयनों की संख्या है वह घट जाएगी। और तीसरा पॉइंट, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। तो चलिए यहां पर एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। न्यूमेरिकल मुझे दिया हुआ है 298 केल्विन पर 0.20 m केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में यहां पर हमें दिया हुआ है 0.20 m KCl, जिसमें उसकी जो चालकता है यानी जो विलयन की, ये आप यूनिट से देख सकते हैं बेटा, ये आपके पास में जो यूनिट है वो क्या है, वो है साइमन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब यह किसका मान है, यह विशिष्ट चालकता का मान यानी कापा का मान आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन सिंपली हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी है मेरे पास में 0.20। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। एक और एग्जांपल समझते हैं। 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। मोलर चालकता कितनी होगी? तो हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.05 मोल पर लीटर। और ये जो कॉलम हमने लिया इसमें जो रेजिस्टेंस है इट इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम।
और ये जो कॉलम हमने बनाया है इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस NaOH सॉल्यूशन। तो जैसा हमें ज्ञात है लैम्डा m होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब मुझे मोलैरिटी तो पता है, कापा का मान देखिए कापा होता है 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ जो हमें गिवन है और एरिया। तो लेंथ हमें पता है कितनी है बेटा 50 सेंटीमीटर। एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो पहले हम यहां पर एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 3.14। अब देखिए हमें यहां पर व्यास दिया हुआ है जो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, सो 1/2 की पावर 2। ये मेरे पास आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे यहां पर एरिया मिल गया 0.785। अब यहां से मैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूं। सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा भाई, लेंथ हो गई 50 और और मेरे पास एरिया आया 0.785। तो अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 63.69 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें यहां पर सेल कांस्टेंट मिल गया और रेजिस्टेंस मुझे गिवन है बेटा, प्रतिरोध हमें पता है कितना है। तो मैं यहां से लैम्डा m की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कापा मेरे पास आ जाएगा, पहले कापा को निकाल लेते हैं। चलिए पहले कापा लिख लेते हैं। तो कापा हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस मुझे पता है कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ और सेल कांस्टेंट कितना है हमारे पास में 63.69। तो लैम्डा m हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 63.69 अपॉन 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है 0.05। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में ये वैल्यू आएगी 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोलर चालकता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर किसी विलयन के 1 मोल की वजह से हम चालकता को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे मोलर चालकता कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी विद्युत अपघटय के विलयन के 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 ग्राम तुल्यांक में आयनों की वजह से प्रदत्त होने वाली चालकता को देखेंगे तो उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता। और इसको हम लैम्डा EQ से निरूपित करते हैं। तो जैसे हमने वहां पर मोलर चालकता को डिफाइन किया था, वैसे ही हम यहां पर तुल्यांकी चालकता को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं विलयन में विद्युत अपघटय के 1 ग्राम तुल्यांकी या 1 ग्राम इक्विवेलेंट को घोलने पर प्राप्त समस्त आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। कहते हैं। तो अब यहां पे लिख सकते हैं लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम इन सीसी। देखिए मोलरता चालकता में भी हम यही लिख रहे थे, कापा इंटू वॉल्यूम इन सीसी, लेकिन वहां पे डिफरेंस क्या था? वहां पर जो आयतन था वह 1 मोल के लिए था। यहां पर जो वॉल्यूम हम लिख रहे हैं, सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके लिए है? ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वॉल्यूम है, यानी यह 1 ग्राम तुल्यांक के आयतन को प्रदर्शित करेगा। जिस प्रकार से हमने मोलर चालकता को लिखा था कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, वैसे ही लैम्डा EQ हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मलता। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जो नॉर्मेलिटी होता है ये मोलारिटी इंटू n फैक्टर के बराबर होता है। अब ये n फैक्टर क्या है? थोड़ा सा ध्यान कीजिए, हमने पढ़ा था n फैक्टर का मतलब हुआ, अगर मैं यहां पर एसिड में देख रहा हूं तो एसिड में उसका n फैक्टर है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या उसकी बेसिसिटी जिसको हम क्षारकता बोलते हैं। जैसे HCl की अगर मैं बात करूं तो HCl का n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अगर हम H2SO4 की बात कर रहे हैं तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि यह द्विक्षारक है और वह सिंपल एक ही H+ आपको दे सकता है। इसी तरीके से अगर हम H3PO4 की बात करेंगे तो यहां पे n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। तो एसिड के लिए जो n फैक्टर है वो क्या है? वह है उसमें नंबर विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन की संख्या। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बेस की बात करें तो किसी भी बेस में जो n फैक्टर है वो है उसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, यानी वो कितने OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन दे सकता है। जैसे अगर हम बात करें NaOH की तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अगर हम बात करें FeOH होल थ्राइस की तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। अगर हम बात करें MgOH होल ट्वाइस की तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से अगर हम किसी सॉल्ट या किसी लवण की बात करते हैं तो इसमें जो n फैक्टर होगा यह इसके कुल धनावेश के बराबर होता है, यानी
टोटल पॉजिटिव चार्ज। जैसे NaCl में अगर हम बात करेंगे तो इसका n फैक्टर 1 माना जाएगा। अगर मैं कॉपर सल्फेट को देख रहा हूं तो ये कॉपर 2+ और सल्फेट आयन से मिलके बना है, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट को देखूं तो हमें यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम 3+ मिलेंगे, यानी कुल धनावेश यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो इसका n फैक्टर 6 होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग पदार्थों के लिए वो एसिड है, बेस है, या तो फिर सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड है, उसके लिए हम n फैक्टर के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर तुल्यांकी चालकता की इकाई कितनी होगी? तो अगर मैं यहां पर इसकी इकाई की बात करूं तो यूनिट कितनी हो जाएगी? यूनिट ऑफ लैम्डा EQ। भाई कापा क्या हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा? इट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और पर लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या हम इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो आप तुल्यांक लिखें या ग्राम तुल्यांक लिखें, वह एक ही चीज होगी। यहां पर एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। न्यूमेरिकल मुझे दिया हुआ है एक लवण के डेसी नॉर्मल का मतलब कितना हुआ? n/10 विलियन का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि विलियन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी 1.80 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल यानी एरिया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला मुझे पता है, लैम्डा EQ हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कापा हो गया बेटा 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। R कितना है? 50। सेल कांस्टेंट में कैसे निकाल सकता हूं? लेंथ अपॉन एरिया से, तो 1.80 अपॉन 5.4। तो कापा का मान मुझे पता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/50 इंटू 1.80 अपॉन 5.4 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी है मेरे पास में? 0.1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 66.66 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है? नॉर्मेलिटी दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर मोलर चालकता और इक्विवेलेंट चालकता के बारे में समझा। तो इस प्रकार से आज ही क्लास में
हमने मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में समझा। अगली क्लासेस में हम इनसे जुड़े उपयोगों के बारे में जानेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।